Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear fellows, I hope all of you are doing well. आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके लिए सिविल जज एग्ज़ाम के लिए बल्कि आप ADA, ADPP या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि PPSC के एग्ज़ाम्स हैं 17 स्केल में आते रहते हैं, 100 मार्क्स के लिए आपने पेपर सॉल्व करना होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस हवाले से, तो हमारी जो 5 बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें आपकी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड कानून शहादत ऑर्डर। जब तक ये 5 बुक्स जो हैं आपको ज़ुबानी अजबर ना हो, इनका इंडेक्स आपको ना आता हो, आप किसी भी पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। इसी सिलसिले में आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम वन लाइनर का नाम इसको देंगे कि वन लाइनर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून शहादत ऑर्डर के अंदर क्या है और पेपर के अंदर क्या उसमें से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसको पढ़ने का या याद रखने का यही तरीका है जो कि हम अभी स्टार्ट करते हैं आपके साथ, कि कानून शहादत ऑर्डर, कोई भी आप ऑर्डर या एक्ट या लॉ देखते हैं तो उसके अंदर एक डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है, एक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है। हमें वो दोनों डेट्स पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में वो हमें किसी भी हवाले से पूछ सकते हैं। जब हम QSO की बात करते हैं तो इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट 5 जुलाई 1977 है और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 28 अक्टूबर 1984 है। जब हम फर्दर इसके बारे में बात करते हैं माय फेलोज, तो इसके अंदर टोटल 166 आर्टिकल्स हैं। इसका जो एक्ट नंबर है वो 10 है। इसके बारे में FPSC और PPSC के पेपर में ये भी बार बार पूछा जाता है कि इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। डियर फेलोज, हम बात कर रहे थे कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो QSO 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके 110 तक फॉल करते हैं। इसका जो पार्ट 2 है उसका टाइटल या हेडिंग है ऑन प्रूफ, उसके अंदर 111 से लेके 116 तक जो है आर्टिकल्स आपके फॉल करते हैं। इसका जो पार्ट 3 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, इसके अंदर आपके आर्टिकल्स 117 से लेके तो ये फिर 166 तक चलते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो 2A से लेकर तो 29 तक चलती हैं। उसके बाद जब हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन या वो कम्युनिकेशन जिसको एक तहफ़्फ़ुज़ या इस्तिस्ना हासिल है, तो वो आर्टिकल आपके 4 से लेके तो 15 तक चलते हैं। जो आर्टिकल 15 है, लास्ट सिविल जज एग्ज़ाम के अंदर खाली आर्टिकल 16 के ऊपर भी क्वेश्चन 15 के ऊपर भी पूछा गया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है अकम्पलिस का, जिसको हम शरीके जुर्म बोलते हैं। उसके साथ आर्टिकल 16 और 129B डील करता है QSO का, और इसके साथ अगर रेलिवेंट के अकम्पलिस का अप्रूवर तक का सफ़र वो 337 से लेकर 339A तक CRPC तक जो है वो इसको डील करता है। इसके बाद जब हम इसके अंदर देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि आप एविडेंस किस चीज़ का दे सकते हैं। एविडेंस तो आर्टिकल जो 18 है उसकी तो हेडिंग ही है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। इसके साथ मिला के हम आर्टिकल 131 को पढ़ते हैं कि ये जज की पावर है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एविडेंस एडमिजिबल है और कौन सा एविडेंस एडमिजिबल नहीं है। इसके अलावा मुझे स्केल 17 में एक और एग्ज़ाम देने का मौका मिला, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि QSO किन लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके आर्टिकल 1 के अंदर ही ये बात दी गई है कि ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आर्बिट्रेशन या सालसी अदालत जो होते हैं मामला, उनमें QSO एप्लीकेबल नहीं होता। ये आर्टिकल 1 बताता है हमें QSO का। इसके बाद जो क्वेश्चन एक और जगह मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 3 के प्रोवाइजोज कितने हैं, तो आर्टिकल 3 के 3 ही प्रोवाइजोज हैं। एक जगह ADPP के पेपर में ही लिखने के लिए आया कि रेस्ट गेस्ट आए के ऊपर नोट लिखें आप, तो यही स्टूडेंट्स नहीं जान पाए कि रेस्ट गेस्ट आएगा, तो QSO में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो रेस्ट गेस्ट आएगा जो हमें कंसेप्ट है वो आर्टिकल 19 QSO के अंदर मिलता है। इसी तरह वज टक्कर गवाह जो है उसका कंसेप्ट आर्टिकल 20 के अंदर हमें मिलता है। माय डियर फेलोज, आर्टिकल 3 जो है आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि डील करता है हु मे टेस्टिफाई के साथ। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके साथ हमें रेलिवेंट जो है वो आर्टिकल 17 प्लस आर्टिकल 79 को डिस्कस करना होता है अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह मेरे फेलोज, आप सबने डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट तो हम सबको पता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसका जिक्र तो QSO के अंदर भी है। डबल जियोपार्डी है क्या, कि मतलब सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम कोर्ट थी, सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट थी और सेम पार्टीज थी और उनके दरमियान जो मैटर था वो डिसाइडेड था, तो आप इसी ग्राउंड पे दोबारा नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो QSO का आर्टिकल 54 डील करता है आपके कंसेप्ट डबल जियोपार्डी को। इसके साथ जब हम अलाइड चीज़ें हैं तो सेक्शन आपका 403 CRPC,
आपका आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपका सेक्शन 26 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1857। तो अगर आप इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड एक जगह पे रखते जाएं तो ना तो ये सिर्फ आपके लिए ऑब्जेक्टिव बल्कि सब्जेक्टिव में भी उतना ही हेल्पफुल साबित होगा। जब हम बात करते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स की, तो आर्टिकल 18 से 69 QSO जो हैं ये सब रेलिवेंट फैक्ट्स में फॉल करते हैं और इन सब की एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। आपने ये MCQ के लिए बात याद रखनी है कि इन सब की जो एविडेंस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। इसी तरह रेस ड्यूटी डबल जी पार्टी का कंसेप्ट हमें सेक्शन 11 CPC में भी मिलता है कि नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। जब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं तो हमें देखते हैं कि सिविल और क्रिमिनल बोथ लॉज के ऊपर QSO एप्लीकेबल है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने अपनी सहूलत और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए सिविल जो आर्टिकल्स हैं उनको थोड़ा डिफरेंट करने उनको अलग से निकाल के रखने की कोशिश की और क्रिमिनल को अलग, ताकि जब हम पढ़ें तो हमें पता चले कि हमने सिविल के अंदर किसको डिस्कस करना है और क्रिमिनल में किसको। तो जो आर्टिकल 25, 26, एस्टोपल 114 से 116 तक, आर्टिकल जो आपका 46 इसका सब आर्टिकल 7, 48 और 66 ये जो आर्टिकल्स हैं ये स्पेसिफिकली कनेक्टेड हैं सिविल मैटर्स के साथ और बाकी जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो कनेक्टेड हैं क्रिमिनल मैटर्स के साथ। आर्टिकल जो आपका 29 है वो डील करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके साथ QSO के अंदर ही रेलिवेंट आर्टिकल 46 का सब आर्टिकल 2 और 129 जो है आर्टिकल उसकी इलस्ट्रेशन F डील करती है। फिर आपका जो है आइडेंटिफिकेशन परेड उसके साथ आर्टिकल 22 डील करता है, शनाख्त परेड जिसे कहा जाता है और आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जेल में कंडक्ट की जाती है। दूसरा आपका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 24 के अंदर के प्ली ऑफ एलिबाई, इसका मतलब है एल्सवेयर के बंदा कहीं और मौजूद था। इसके साथ आर्टिकल डील करता है 24 का A। इसी तरह माय डियर फेलोज जब हम एडमिशन और कन्फेशन की बात करते हैं तो आपके आर्टिकल 30 से लेकर 45 तक जो है वो एडमिशन और कन्फेशन को डील करते हैं। इधर एक और मजीद कंसेप्ट आता है करेक्टर के हवाले से। जो आर्टिकल्स हैं वो आपको पता है 69 से लेकर 66 से लेकर 69 QSO तक वो करेक्टर से डील करते हैं। तो हम इसके साथ 135 MCQs में ये पूछा जाता है कि विटनेस के करेक्टर से रेलिवेंट कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल आपका 135 है। और अगर इसी तरह आप सब्जेक्टिव में सॉल्व करते वक्त 66 से 69 के साथ 135 का रेफरेंस दे दो तो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन भी कवर हो जाता है। QSO के अंदर जजमेंट इन रैम और जजमेंट इन पर्सोनम का कंसेप्ट मिलता है माय डियर फेलोज। तो इसके साथ आपके रेलिवेंट आर्टिकल जो 55 है वो जजमेंट इन रैम को डील करता है। इन रैम का मतलब है कि जजमेंट एट लार्ज, जो पब्लिक एट लार्ज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें प्रोबेशन लॉस, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो आपके होते हैं, आपकी जो इंसॉल्वेंसी और जो एडमिरलिटी से रिलेटेड मामला होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को गुजरांवाला की अदालत दिवालिया करार दे देती है तो अगर आप कराची भी जाके देखते हैं तो वो बंदा दिवालिया ही रहेगा। तो ये जजमेंट एट लार्ज होगी आर्टिकल 55 के मुताबिक। और आर्टिकल जो 56 है वो डील करता है जजमेंट इन पर्सोनम, जो कि फॉर ए सिंगल पर्सन होती है, उससे बाकी कम्युनिटी का कुछ लेना देना नहीं होता और उनका उससे कोई कनेक्शन सरोकार नहीं होता। इसी तरह आर्टिकल है आपका जो एक्सपर्ट ओपिनियन से डील करते हैं वो 59 से लेकर तो 65 तक चलते हैं। इसके साथ आपका जो रेलिवेंट सेक्शन है CRPC का 510 डील करता है और पुलिस रूल में से 25 चैप्टर है और रूल नंबर 15। इस पोर्शन में से माय डियर फेलोज जो आपको क्वेश्चन पॉसिबल MCQs के हवाले से आ सकते हैं कि वो कहते हैं कि वो आर्टिकल्स बताएं जो कि हैंड राइटिंग को प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसके अंदर आर्टिकल का जिक्र करेंगे 59 का, 61 का, 78 का और 84 का और 164 QSO जो इस तरह जो मॉडर्न डिवाइसेस से रिलेटेड आर्टिकल है। तो अगर हम ये देखना चाहेंगे मॉडर्न डिवाइसेस से रिलेटेड आर्टिकल्स QSO के कौन कौन से डील करते हैं, तो ना ये सिर्फ आपके लिए जानना ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, बल्कि अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो आपको कम से कम रेलिवेंट प्रोविजंस का पता हो। इसके अंदर आर्टिकल 164 इटसेल्फ जो है वो डील करता है, आपका आर्टिकल 78 A डील करता है, 46 का A डील करता है और जो डेफिनेशन क्लॉज में से 2E और 2F इसके साथ डील करता है। इसी तरह बात हो रही थी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मार्जिनल विटनेसेस या जिनको हम उर्फ़े आम में हाशिया गवाहान कहते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, तो वो आर्टिकल 79 QSO के तहत मार्जिनल विटनेसेस आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और अगेन एंड अगेन पूछा जाता है
वो आर्टिकल 79 वो 71 है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, या ये इस तरह से भी आ सकता है कि हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। हेयर से को आपको पता है हम लोग कहते हैं सुनी सुनाई बात, तो कोई भी सुनी सुनाई बात की कोई कानून में कहा जाता है कि अहमियत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 71 जो है वो इटसेल्फ इसकी कुछ एक्सेप्शंस दे देता है। जैसे कि अगर शहादा में आप ले आते हैं, अगर विटनेस जो है वो जो है पर्सन ऑथर था कोई, अगर वो फाउंड ही नहीं, आप तलाश ही नहीं कर पा रहे हैं या वो डेड है, तो फिर आप किस तरह उसकी शहादत देंगे। तो इसके अलावा फिर उसकी लिखी हुई जो है तहरीर, उनको आप एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 है वो हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है। आपकी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है वो हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है। एडमिशन एक्सेप्शन है आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है। इसके अलावा आप सबके लिए ये बहुत मज़े की बात होगी कि जो आर्टिकल सेक्शन 110 CRPC है, तो वो भी हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन में फॉल करता है कि सुनी सुनाई बात के ऊपर ही वो बंदे की वो जो शोहरत है ना बेस कर रही होती है। इसके बाद जो आपके हैं आर्टिकल 73 जो है वो प्राइमरी एविडेंस से डील करता है। तो डियर फेलोज, जो आपका QSO के अंदर आप अगर जाने तो सिर्फ एक ही नोटिस दिया जाता है जो कि आर्टिकल 77 के तहत दिया जाता है, और वो भी जब आपके कोई डॉक्यूमेंट एडवर्स पार्टी की पोजेशन में होता है 76(1) के तहत, तो फिर 77 का नोटिस दिया जाता है। इसके अलावा जो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन समझा जाता है QSO का, वो प्रिजम्पशन वाला है जो आपके आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो डियर फेलोज हमें पता होना चाहिए कि प्रिजम्पशन क्या चीज़ है, जिसको हम उर्फ़ आम में एक मफरूज़ा कहते हैं। प्रिजम्पशन इन इट्स कम्प्रीहेंसिव सेंस इज़ एन इन्फ्रेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ ए डाउटफुल फैक्ट ड्रॉन बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रोबेबल रीजनिंग फ्रॉम समथिंग प्रूव्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। ये AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 15-18 जो है ये इसको डिफाइन करता है। इसके अलावा जो है प्रिजम्पशन को हमने अपनी समझ के लिए जो है या क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन जो है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इनके साथ जो डेफिनेशन क्लॉज में से आर्टिकल 27, 28 और 29 रिस्पेक्टिवली जो है डील करते हैं। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं आपकी, इनके साथ आर्टिकल 96 से लेकर 98 तक डील करते हैं, प्लस 100 और प्लस 129। इसी तरह जब हम देखते हैं कि रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो इनके साथ आर्टिकल डील करते हैं 90 से लेकर 95 तक, प्लस 99 प्लस 121। इसी तरह इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के साथ आर्टिकल आपका डील करता है 55 और आर्टिकल 128। 128 जिस तरह लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है, तो इसका जो क्लॉज 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप सबको MCQ क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है, क्योंकि हम सब लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है और जो 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है उसको याद रख लेते हैं, लेकिन वो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो क्रिश्चियन हैं या अदर देन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? 128 के आर्टिकल 2 से। फिर एक जनरल रूल है कि बेस्ट एविडेंस, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस जिसे हम कहते हैं कि व्हेन सुपीरियर एविडेंस इज अवेलेबल नो इन्फीरियर विल सबटाइटल इट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो आपको ओरल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 102 से 110 तक इस कंसेप्ट को डील करते हैं। 102 और 3 में जनरल रूल दिया गया है कि सुपीरियर एविडेंस की मौजूदगी में आप नहीं लेके आ सकते ओरल एविडेंस, लेकिन बाकी जो सारे इसके हैं। इसी तरह माय डियर फेलोज आर्टिकल 73 डील करता है प्राइमरी एविडेंस के साथ, 74 डील करता है सेकेंडरी एविडेंस के साथ, 85 आपका डील करता है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट और 86 डील करता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट के साथ। तो उसके बाद जब हम 111 से 113 तक आर्टिकल्स देखते हैं तो वो आपके डील करते हैं जुडिशियल नोटिस के साथ। फिर आपके 114 से 116 तक एस्टोपल, 117 से लेकर तो 120 जो है आपका 129 तक बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ डील करते हैं। इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है 121। तो ये जो है QSO की एक्सेप्शन समझी जाती है, जिस तरह की आपको पता है अलाइड 76 से लेकर 106 तक PPC के अंदर जो है एक्सेप्शन जो है वो डील होती हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है इसमें एक्यूज के ऊपर, और ये एक एक्सेप्शन में चला जाता है QSO के एक्सेप्शंस में। आपका जो आर्टिकल 46(1) है वो डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डील करता है। तो इसी तरह माय डियर फेलोज आपके जो आर्टिकल है 161 वो जज को पावर देता है कि वो कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भी सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। 162 डील करता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। आपका 163 जो है वो डील करता है ओथ के साथ, और इसके जो प्रोवाइजोज हैं वो 3 ही हैं 163 के, और इसका जो आपको है
3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि हदूद केसेस के ऊपर आप ओथ के ऊपर नहीं आ सकते, तो ये MCQs के लिए आपके लिए याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है QSO का, वो चैप्टर 10 है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये आपको पता है प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर जो आर्टिकल 131 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जज की पावर है टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन का जिक्र कहाँ पे है, तो ये आर्टिकल 131 के अंदर है कि सबसे पहले जो है आप एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा 2 के अंदर वो बताते हैं, 133 के 3 में वो बताते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा, और उसी में वो कहते हैं अगर वो पार्टी चाहे तो री क्रॉस भी इसी के तहत किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चेक्स हैं आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, उसके साथ आर्टिकल डील करता है 141, 143, 144, 146, 145 और 148 जो है चेक्स ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन रखता है। कुछ चेक्स हैं आपका जो आर्टिकल 150 है वो डील करता है हॉस्टाइल विटनेस के साथ, 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी। और इस QSO के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐसा है जिसके तहत किसी वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो आर्टिकल 145 है कि आप किसी से भी कोई इनडिसेंट या विदाउट रीजनेबल ग्राउंड क्वेश्चन जो है वो आस्क नहीं कर सकते। और ये पंजाब बार आप इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वकील साहब जो हैं वो सही मामला नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और इसी तरह आपका आर्टिकल जो है 155 रिलेटेड टू रिफ्रेशिंग मेमोरी है, जहाँ इसका जिक्र CRPC में आप 161 की स्टेटमेंट्स में भी वो देखते हैं फर्दर आगे ट्रायल में जाके कि रिफ्रेश करने की मेमोरी जो है वो सहूलत दी जाती है। माय डियर फेलोज, ये हमने QSO को 1 लाइनर में करने की कोशिश की है जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में सहूलत आपको हासिल हो और आप एक ही वीडियो देखकर तो इसको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह से हल करने की कोशिश कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मजीद सब्जेक्ट्स के 1 लाइनर्स के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम मजीद इस तरह का कंटेंट आपके सामने ला सकें बाबुल लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू वेरी मच।